बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निकाह की तारीख तय होने से पहले ही एक दिन अम्मा ने कहा, आज लड़के वाले दोबारा देखने आ रहे हैं। मैंने सर हिला दिया, क्योंकि अब सवाल करने की आदत मुझ में बाकी नहीं रही थी। दादी ने वही पुराना जुमला दोहराया कि जरा ढंग से तैयार हो जाना, यह आखिरी मौका है। मैंने दिल में सोचा कि मौका हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों होता है। अम्मा ने मुझे जबरदस्ती वही कपड़े पहनाए जो उन्हें अच्छे लगते थे। मैं आईने के सामने खड़ी थी, मगर खुद को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर कहीं एक खौफ बैठा था कि आज कुछ टूटने वाला है। लड़का अपने वालिदैन के साथ आया। सब बैठक में बैठे, रस्मी बातें हुई, चाय रखी गई। फिर अम्मा ने मुझे आवाज दी। मैंने पर्दा हटाकर सलाम किया और एक तरफ बैठ गई। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि लड़के की नजर छिटक गई है। वो बार बार मुझे देख रहा था, जैसे किसी तस्वीर में कोई गलत चीज तलाश कर रहा हो। उसकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा, तुम क्या करती हो? मैंने आहिस्ता से कहा, घर का काम और सिलाई। उसने सर हिलाया, मगर लड़के का चेहरा बदला नहीं। थोड़ी देर के बाद वो उठकर बाहर सहन में गया। अब्बा भी उसके साथ निकल गए। अंदर खामोशी छा गई। दादी ने ज़ेरे लब कहा, अल्लाह खैर करे। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, मगर कुछ न बोली। कुछ देर के बाद सब वापस आए। लड़के का लहजा पहले जैसा नहीं था। उसने साफ लफ्जों में कहा, एक बात कहना चाहता हूँ। उसके वालिद ने उसे घूरा, मगर वो रुका नहीं। उसने कहा, मुझे साफ बात करनी है। मैंने दिल थाम लिया। उसने कहा, मुझे लगता है ये रिश्ता मेरे लिए मुनासिब नहीं है। उसकी माँ ने फौरन कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिससे देखकर दिल खुश हो। ये जुमला मेरे कानों में गूंज गया। दादी ने फौरन कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था। अम्मा का रंग उड़ गया। अब्बा ने सख्त आवाज में कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। सब खामोश हो गए। मैंने उस लम्हे किसी को नहीं देखा, बस फर्श को घूरती रही। अंदर कहीं अजीब सा सुकून और जिल्लत एक साथ जमा हो रहे थे। लड़के वाले जल्दी में उठे, रस्मी जुमले कहे और चले गए। दरवाजा बंद हुआ तो दादी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, यही दिन देखना था। अम्मा कुर्सी पर बैठ गई, जैसे टांगों में जान न रही हो। अब्बा खामोश खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने मेरी तरफ देखकर कहा, देखा, आप खुश हो? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त खुशी और दुख दोनों बेमायनी लग रहे थे। मोहल्ले में खबर फैलने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक औरत आई और बोली, हाय बेचारी। दूसरी ने कहा, अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया। मैं सब सुनती रही, मगर अब दिल में कोई बात नहीं लग रही थी। रात को मैं अपने कमरे में गई। इस बार दरवाजा बंद नहीं किया। मैं बिस्तर पर बैठी रही और सोचती रही कि शायद अल्लाह ने मुझे और टूटने से बचा लिया है। दादी ने बाहर बैठकर कहा, अब इसका क्या बनेगा? अम्मा ने जवाब नहीं दिया। शायद पहली बार उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला था। मैंने आईने में खुद को देखा, वही रंग, वही चेहरा, मगर आज पहली बार मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। मुझे गुस्सा उस सोच पर आया जो मुझे नापसंद करके चली गई थी। उसी रात मैं बहुत रोई, मगर उस रोने में वही पुरानी बेबसी नहीं थी, बल्कि एक सवाल था, क्या वाकई मेरी कदर सिर्फ रंगत तक है? मैंने कुरान उठाया और सूरह यूसुफ खोली। वही आयतें हैं जो सब्र और इम्तिहान की बात करती हैं। मैंने तिलावत की और चेहरे पर हाथ फेर लिया। दिल में कोई मुआवजा नहीं मांगा, बस इतना कहा, या अल्लाह, मुझे इतना मजबूत बना दे कि अगली बार कोई मुझे देखकर इनकार करे तो मैं खुद को कम न समझूं। सुबह जब मैं कमरे से निकली तो अम्मा ने मुझे देखा। एक लम्हे को चौंकी। अब तो मेरा मामूल बन गया था। मैं अल्लाह से ही अपने दिल की बात करती और लोगों की परवाह करना छोड़ दिया था। दादी की आवाज कानों में इस तरह गूंजी जैसे किसी ने कानों में सीसा रख दिया हो। उन्होंने अम्मा की तरफ देखकर कहा, ऐसी काली बेटी पैदा करने से बेहतर था इसे पैदा ही न होने देते। और ये जुमला सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग हंसने लगे। कोई हंसी दबा रहा था और कोई खुलकर, मगर किसी की नजर मुझ पर नहीं ठहरी। मैंने अपने हाथों को देखा जो पसीने से भीग चुके थे और दिल जैसे सीने में बैठने के बजाय गले में अटक गया हो। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली और मैं उठकर सीधी अपने कमरे की तरफ भागी। पीछे से अम्मा की आवाज आई, बस अभी ड्रामे बंद करो। मगर उस वक्त मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि ड्रामा क्या होता है और दर्द क्या है। मैंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। फिर बिस्तर में मुंह के बल गिर गई। आंसू तकिए में जज्ब होने लगे और सीना इस तरह भर रहा था जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या रंग वाकई इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान को इंसान ना समझा जाए? मैं उठकर आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा और फौरन नजरें चुरा ली। मुझे लगा जैसे आईना भी मुझे वही सब कुछ याद दिला रहा हो जो मैं सुनकर आई थी। बाहर ड्राइंग रूम में भाई बहनों की हंसी की आवाज आ रही थी। कोई मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, कोई लतीफा सुना रहा था, और मुझे लगा जैसे इस घर में मेरा दुख सिर्फ मेरा है। कुछ देर के बाद अम्मा ने दरवाजा बजाया और कहा, दरवाजा खोलो, मगर मैं खामोश रही। फिर उन्होंने कहा, रो धोकर क्या मिलेगा, दुनिया ऐसी ही है।
ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर दुनिया ऐसी ही है तो क्या घर मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए, मगर ये सोच भी अधूरी रह गई। शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे तो अम्मा ने मुझे बुलाकर खामोशी से एक तरफ बिठा दिया, जैसे मैं कोई बोझ हूं जिसे बस रस्मी तौर पर साथ रखा जाता है। दादी ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा, इसका क्या बनेगा, ये तो किसी काम की नहीं। और अब्बा ने अखबार से सर उठाए बगैर ही खांसी की, जैसे इस मौजू पर बात करना भी उनके लिए बेकार हो। मैंने खाना हाथ में पकड़ा मगर निगल न सकी। हलक खुश्क था, आंखें जल रही थी। फिर मैंने प्लेट एक तरफ सरका दी और उठ गई। किसी ने रोका ही नहीं। रात को मैंने अपने कमरे में बैठी दीवार को घूरती रही। जहन में वो सारे जुमले गूंज रहे थे जो दिन में सुन चुकी थी। हर जुमला एक नया जख्म लगा रहा था। कुछ देर के बाद अम्मा आई। उन्होंने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, कल पॉलर जाना है। मैंने हल्की आवाज में कहा, मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जिद मत करो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मुझे उस वक्त समझ आया कि यहाँ भला और मर्जी एक साथ नहीं चल सकते। रात गहरी होती गई और मैं करवटें बदलती रही। कभी दिल चाहता कि चीख कर कह दूं कि मैं जैसी हूं वैसे कबूल करो, और कभी दिल चाहता था कि खामोश रहूं, क्योंकि खामोशी शायद मेरी किस्मत बन चुकी थी। मैंने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा और सोचा कि बाहर की तारीकी शायद अंदर की तारीकी से कम हो। जहन में बचपन की यादें भी आने लगी, जब अम्मा मेरे बालों में तेल लगाया करती थी और दादी कहती थी, ये बच्ची सांवली है मगर नसीब वाली होगी। और मुझे हैरत होती कि वक्त के साथ जुमले कैसे बदल जाते हैं। मैंने दिल दिल में खुद से वादा किया कि मैं रोते रोते खुद को खत्म नहीं होने दूंगी, मगर उस वादे में भी कमजोरी शामिल थी, क्योंकि मुझे अभी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। उस रात मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मेरा असल मसला मेरा रंग नहीं बल्कि लोगों की सोच है। मगर ये समझ आते आते आंखें बोझल हो चुकी थी। नींद में भी वही आवाजें मेरा पीछा करती रहीं। दादी का तंजिया लहजा, अम्मा की सख्त बातें और अब्बा की खामोशी। और मैंने बेख्तियार तकिए को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वही वही चीज हो जो मुझे उस वक्त सहारा दे सकती थी। मुझे मालूम नहीं था कि यह दिन मेरी जिंदगी का सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक लंबे सफर की शुरुआत है। मगर इतना जरूर जानती थी कि इस घर में रहते हुए मुझे खुद को संभालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरे आंसुओं की कीमत कोई नहीं चुकाने वाला था। कुछ अरसे के बाद फिर से नए रिश्ते की तलाश में अम्मा शुरू हो गई थी। आज फिर अम्मा ने मुझे सुबह ही तैयार होने को कहा और मैंने बगैर बहस किए दुपट्टा ओढ़ लिया, क्योंकि मुझे मालूम था इनकार का कोई फायदा नहीं। रास्ते भर अम्मा खामोश रहीं और मैं खिड़की से बाहर देखती रही। पॉलर पहुंचकर अम्मा ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ बैठो। पॉलर वाले ने मेरा चेहरा गौर से देखकर कहा, वक्त लगेगा। तो अम्मा ने फौरन जवाब दिया, पैसे की फिक्र न करो, बस रंग साफ होना चाहिए। मैं कुर्सी पर बैठी रही और खामोश रही। चेहरे पर मुख्तलिफ क्रीमें लगती रही और पॉलर वाली कभी अम्मा को देखती, कभी आईने में मुझे। वो बोली, बाकायदा आना पड़ेगा। तो अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। वापसी पर अम्मा बार बार मेरा चेहरा देखती रही और एक एक जगह रुककर कहने लगी, रोशनी में शायद फर्क नजर आए। मैंने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचते ही दादी ने दरवाजे पर ही पूछ लिया, कुछ फर्क आया? अम्मा ने मुंह बनाकर कहा, अभी नहीं। तो दादी ने फौरन कहा, फजूल खर्ची। मैं चुपचाप कमरे में चली गई, मगर ज्यादा देर वहां रह न सकी, क्योंकि शाम को खाला आ गई। खाला ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अम्मा से बोली, इसका रिश्ता वाकई मुश्किल है। मैंने बात सुनकर किचन का रुख किया और बर्तन धोने लगी। प्लेटों की खनक में अम्मा और खाला की सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थी। खाला कह रही थी, आजकल लोग बहुत देखते हैं, और अम्मा जवाब दे रही थी, हम क्या करें। इस दौरान एक नाम मेरे कानों में पड़ा। अम्मा ने कहा, माली का बेटा ठीक लगता है, और मेरे हाथ कांप गए। नल से पानी बहता रहा और बर्तन मेरे हाथ से छूटते छूटते बचे। अम्मा ने मुझे आवाज दी, मगर मैंने जवाब नहीं दिया। खाला ने कहा, उसे बुलाओ, और अम्मा ने ऊंची आवाज की। मैं किचन से निकली तो खाला ने कहा, बेटी शर्माना छोड़ो, किस्मत का सवाल है। मैंने नजरें झुका ली और वापस किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद खाला चली गई और घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। अम्मा ने चाय बनाते हुए कहा, तुम सुनती हो सब कुछ? और मैंने बस इतना कहा, जी। रात को खाने के बाद अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मैंने जवाब दिया, मुझे भी बस इज्जत चाहिए। अम्मा खामोश हो गई और बात बदल दी। उस रात मैंने बिस्तर पर लेटकर छत को देखा और सोचती रही कि माली का नाम क्यों दिल पर बोझ बन गया है। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं बार बार उठकर पानी पीती और खिड़की से बाहर देखती। अगली सुबह अम्मा ने मोहल्ले वाली आंटी को बुलाया, जो रिश्तों का काम करती थी। आंटी ने मुझे देखकर कहा, कद थोड़ा लंबा है। और अम्मा ने फौरन कहा, हाँ, काम भी सीख लेती है। मैंने दिल दिल में सोचा, क्या यही सब कुछ है जो देखा जाता है? आंटी ने कुछ कागज निकाले
और अम्मा से बातें करने लगी। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, मगर आवाजें फिर भी आती रही। दोपहर को अब्बा घर आए तो अम्मा ने उन्हें बताया कि पॉलर भेज दिया है। अब्बा ने बस इतना कहा, देखो जो बेहतर हो, और अखबार खोल लिया। शाम को मोहल्ले की 2 औरतें आईं और मुझे देखकर एक ने दूसरी को कहा, चेहरा थका हुआ लग रहा है। मैंने पानी लाकर दिया और खामोशी से वापस आ गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा वजूद जैसे सबके लिए मौजू बन चुका है। रात को अम्मा ने फिर कहा, कल दोबारा जाना पड़ेगा, और मैंने पहली बार आहिस्ता से कहा, अम्मा बस करें। उन्होंने मेरी तरफ देखा मगर कुछ न बोली। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि कल का दिन शायद और भारी हो। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था, जो किसी एक बात का नहीं बल्कि आने वाले दिनों का था। मैं जानती थी कि ये सब यहीं खत्म नहीं होगा और घर के फैसले मेरे बगैर ही होते रहेंगे, मगर इस सब के बीच मैंने खुद को काम में मसरूफ रखने का फैसला किया, क्योंकि खामोशी के सिवा मेरे पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। चंद दिन के बाद अम्मा ने एक सुबह किचन में काम करते हुए बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया कि माली का रिश्ता ठीक है और अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैंने पहली बार दिल मजबूत करके कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मेरी आवाज हल्की थी मगर बात वाज़ेह थी। अम्मा ने फौरन पलट कर कहा, तुम्हारी पसंद की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, हमने जो फैसला कर लिया है वही होगा। दादी पास बैठी थी। उन्होंने कहा, शुक्र करो कोई तो मान रहा है, वरना ऐसे रंग वाली लड़कियों के लिए लोग दरवाजा भी नहीं खटखटाते। मैंने अब्बा की तरफ देखा जो सहन में कुर्सी पर बैठे थे, मगर उन्होंने नजरें झुका दी और कुछ नहीं बोले। इस खामोशी ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। दोपहर के करीब अम्मा ने मुझे कहा, दुपट्टा ठीक करो और चाय बना लो, माली आ रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ट्रे में कप रखे और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। माली हंसा और बोला, रंग तो सांवला है मगर काम की लगती है। उसके अल्फाज कमरे में गूंज गए। दादी हंस पड़ी और अम्मा ने भी जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली। किसी ने उसे टोका नहीं। मेरा दिल चाहा कि जमीन में गड़ जाऊं, मगर मैं खामोशी से वापस किचन में आ गई। कुछ देर के बाद अम्मा ने आकर कहा, बैठो सामने, बात सुनो। माली कह रहा था कि तुम सिलाई जानती हो तो अच्छी बात है। मैंने सर हिला दिया। माली ने फिर कहा, काम वाली तबीयत चाहिए घर संभालने के लिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बा वहीं बैठे रहे मगर उनके लब भी नहीं हिले। माली के जाने के बाद दादी ने कहा, अच्छा है बात पक्की हो गई। अम्मा ने कहा, 2-4 दिन में हाँ कर देंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इज्जत कितनी कमजोर चीज है और कैसे एक जुमले में इंसान को छोटा कर दिया जाता है। रात को मैं बहुत रोई मगर आवाज दबाकर। मैंने किसी से बात नहीं की, हत्ता कि अम्मा भी मेरे कमरे में नहीं आई। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल गई कि मेरा रिश्ता तय हो रहा है। 2 औरतें सुबह ही आ गईं। एक ने आकर कहा, बेटी किस्मत अच्छी हो तो सब अच्छा। दूसरी ने कहा, अब ज्यादा नखरे मत दिखाना। मैं खामोशी से पानी लाकर देती रही। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। दोपहर को एक पड़ोसन ने अम्मा से कहा, माली के घर वाले सख्त होते हैं। अम्मा ने जवाब दिया, गुजारा करना पड़ता है। मैं सहन में झाड़ू दे रही थी और हर लफ्ज सुन रही थी। शाम को एक और औरत आई जिसने मुझे अलग ले जाकर कहा, शौहर का हुक्म मान लेना ही अक्लमंदी है। मैंने बस सर हिला दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं लोगों के बीच होते हुए भी कितनी अकेली हूँ। रात को अब्बा कमरे में आए और कहा, ज्यादा जिद ठीक नहीं है। मैंने पहली बार उनसे कहा, क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है अब्बा? अब्बा ने गहरी सांस ली और कहा, हालात को समझो, और फिर वो चले गए। अगले दिन अम्मा ने कपड़े निकालकर दिखाए और कहा, इनमें से पसंद करो। मैंने कहा, अभी कुछ तय नहीं हुआ। अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मोहल्ले की लड़कियां मुझे देखकर सरगोशियां करने लगी। कोई कहती जल्दी हो गई, कोई कहती अच्छा हुआ। मैंने बाहर जाना कम कर दिया। इसी दौरान खाला का फोन आया। उन्होंने अम्मा से कहा कि जरा सोच समझ कर कदम उठाना। अम्मा ने जवाब दिया, अब क्या सोचना। मैंने फोन की आवाज सुनकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर बात सुनी। उस रात मैंने देर तक जागकर सोचा कि अगर मैंने अब भी कुछ न कहा तो शायद हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगी, मगर साथ ही ये भी समझ आ रहा था कि मेरे बोलने से फैसले बदलने वाले नहीं। मैंने अगले दिन खुद को काम में मसरूफ रखा। कभी कपड़े धोए, कभी सफाई की। शायद जिस्म को थकाकर जहन को खामोश करना चाहती थी। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी बर्दाश्त ही औरत का जेवर है। मैंने दिल में सोचा कि शायद यही जेवर मुझे पहनाया जा रहा है। दिन ढलते ढलते मेरे अंदर एक अजीब सा खलापन आ गया। न गुस्सा था न अफसोस, एक एहसास कि मेरी जिंदगी के फैसले मेरे हाथ में नहीं, और यही एहसास मुझे सबसे ज्यादा अकेला कर रहा था। इसी दौरान एक दोपहर मामू का बेटा शहर से आया और उसकी आमद घर के मामूल में अचानक से हलचल ले आई।
वो सहन में दाखिल हुआ तो अब्बा ने उठकर उससे हाथ मिलाया और अम्मा ने रस्मी मुस्कुराहट के साथ हाल पूछा। मैं किचन में चाय बना रही थी। जब अम्मा ने आवाज़ दी कि मेहमान के लिए कप रखो, मैं ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में गई तो उसने नजरें हटाकर सलाम किया और एक तरफ होकर बैठ गया। उसकी संजीदगी बाकी सबसे मुख्तलिफ लग रही थी। थोड़ी देर के बाद वो सहन में आया जहाँ मैं कपड़े तय कर रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत खामोश हो। मैंने कोई लंबी बात नहीं की, बस इतना कहा कि घर में मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती। उसने सर हिलाया जैसे बात समझ गया हो। शाम को उसने यही बात अम्मा से कह दी कि बच्ची बात करना चाहती है। अम्मा का चेहरा फौरन बदल गया और उन्होंने कहा, इसे किसी ने बोलना नहीं सिखाया। दादी ने बात सुनी तो फौरन बोली, ये लोग बेटी को बिगाड़ देंगे। घर में अजीब सी कशीदगी फैल गई। मामू के बेटे ने माली का रिश्ते का जिक्र छेड़ा और कहा, इतनी जल्दी फैसला मुनासिब नहीं है। दादी ने कहा, हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अम्मा ने तेज लहजे में कहा, हम सब जानते हैं कि क्या करना है। बात बढ़ती गई और पहली बार अब्बा ने ऊंची आवाज में कहा कि जल्दी नहीं करेंगे। ये जुमला सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। दादी गुस्से में उठी और कहती हुई कि तुम सब अपनी मर्जी के मालिक हो, कमरे में चली गई। अम्मा ने फौरन मेरी तरफ देखकर कहा, देखा, सब फसाद तुम्हारी वजह से है। मैंने कुछ नहीं कहा और नजरें झुका ली। रात को खाना खामोशी से खाया गया। अम्मा ने मुझसे बात नहीं की और मैं भी कमरे में जल्दी चली गई। मगर दिल में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद ने जगह बना ली थी। अगले दिन मामू का बेटा अब्बा के साथ बाजार गया और वापसी पर कुछ देर बैठकर बातें करता रहा। वो अब्बा से कह रहा था कि लड़की की राय भी सुनी जानी चाहिए। अब्बा ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया मगर इस बार खामोश भी नहीं रहे। दोपहर को अम्मा ने मोहल्ले की एक औरत को बुलाया और कहा, रिश्ते का काम तेज करो। मामू का बेटा कमरे से निकला और कहा, अभी बात साफ नहीं हुई। अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, हमारे घर के फैसलों में मुदाखलत ना करो। वो खामोश हो गया मगर पीछे नहीं हटा। शाम के वक्त उसने मुझसे फिर बात की और कहा, खुद को कम मत समझो। मैंने कहा, यहाँ खुद को कम ज़्यादा समझने से कुछ नहीं बदलता। उसने कहा, वक्त लगता है मगर बात रुकती नहीं। इस जुमले ने मुझे अजीब सा हौसला दिया। उसी शाम एक रिश्ता देखने वाली आंटी आई और अम्मा ने उन्हें बैठक में बिठाया। मैं पानी देने गई तो आंटी ने मुझे गौर से देखा और कहा, लड़की सलीके वाली लगती है। दादी कमरे से आवाज़ देकर बोली, सलीका ही काफ़ी नहीं होता। मामू का बेटा वहीं खड़ा था और उसने पहली बार खुलकर कहा, इज्जत और समझ भी ज़रूरी होती है। आंटी ने बात बदल दी। रात को अब्बा ने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, तुमने जो बात कही थी वो मैंने सुनी है। मैंने सर हिलाया मगर कुछ नहीं कहा। जब मुझे लगा कि शायद अब्बा वाकई सुन रहे हैं, अगली सुबह मामू का बेटा जाने की तैयारी करने लगा। अम्मा ने रस्मी अंदाज में कहा, इतनी जल्दी क्यों? उसने जवाब दिया, कुछ काम है। जाते वक्त उसने अब्बा से हाथ मिलाया और मुझसे कहा, हिम्मत रखना। उसकी बात मेरे दिल में रह गई। उसके जाने के बाद घर फिर अपनी पुरानी रविश पर आ गया मगर फिजा में वही सख्ती न रही। दादी ने दिन भर बात नहीं की और अम्मा ने भी खुद को काम में मसरूफ रखा। मोहल्ले की एक लड़की मुझसे मिलने आई और कहने लगी, सुना है घर में बहस हुई थी। मैंने बात बदल दी। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि घर के अंदर की बातें भी बाहर पहुंच जाती हैं। रात को मैं देर तक जागती रही और सोचती रही कि शायद ये सब कुछ यूं ही न रहे। अगर एक आदमी बात सुन सकता है तो शायद दूसरे भी सुन सकें। मुझे मालूम था कि रास्ता आसान नहीं मगर उम्मीद ने दिल में हल्की सी जगह बना ली थी और यही उम्मीद उस रात मेरे साथ जागती रही। चंद हफ्ते के बाद माली के घर वालों की तरफ से पैगाम आया, अगर बात करनी है तो जल्दी फैसला किया जाए वरना वो कहीं और देख लेंगे। अम्मा ये सुनकर परेशान हो गई और दादी ने फौरन कहा, मौका हाथ से ना जाने दो। कमरे में बैठी मैं ये सब सुन रही थी और दिल में अजीब सी घबराहट थी। उस दिन मैं हिम्मत करके अब्बा के पास गई। वो सैन में कुर्सी पर बैठे थे। मैंने उनके सामने बैठकर रोते हुए कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, कुछ नहीं बोले मगर उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बस इतना कहा कि जाकर कमरे में बैठो। शाम को अम्मा ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। वो बार बार दादी के पास जाकर कहती रही कि अगर ये रिश्ता भी निकल गया तो क्या होगा। दादी जवाब देती कि लड़की को समझाओ, ज़्यादा सर चढ़ गई है। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई और मामू आ गए। उनकी आमद से घर में एक और बहस की तैयारी होने लगी। मामू ने बैठते ही कहा कि वो एक बात साफ करना चाहते हैं। अम्मा ने कहा, सब कुछ हमारे सामने है। मामू ने कहा, यही तो मसला है कि सब कुछ सिर्फ सामने देख कर तय किया जा रहा है। मामू ने वाज़ेह लफ्जों में कहा, यह रिश्ता मुनासिब नहीं। माली के घर वालों का रवैया ठीक नहीं। लड़की को बोझ समझा जा रहा है। अम्मा ने फौरन कहा, लोग क्या कहेंगे? मामू ने जवाब दिया, लोग पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं, अब उनके कहने से फैसले नहीं होने चाहिए। दादी ने गुस्से से कहा, लड़की जिद्दी हो गई है,
आजकल की लड़कियां बस जिद्दी सीखती हैं। ये बात बढ़ गई और कमरे का माहौल गर्म हो गया। मैं अपने कमरे में बैठी आवाजें सुन रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक अब्बा की आवाज बुलंद हुई। उन्होंने पहली बार कहा, मेरी बेटी है, फैसला मैं करूंगा। इस जुमले के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी खामोश हो गई और अम्मा ने हैरत से अब्बा की तरफ देखा। मामू ने बात खत्म करते हुए कहा, अगर अभी फैसला नहीं बदलेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ देर खामोशी रही और फिर अब्बा ने कहा, अभी रिश्ता टाल देते हैं। यह फैसला इस घर के लिए बिल्कुल नया था। मालिक के घर फोन किया गया और बात टाल दी गई। दादी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनके चेहरे से नाराजगी साफ जाहिर थी। अम्मा खामोश होकर किचन में चली गईं और देर तक बाहर नहीं आई। मामू ने मुझसे अलग बात की और कहा, घबराओ नहीं, हर बात फौरन हल नहीं होती, मगर ये कदम जरूरी था। मामू के जाने के बाद घर में अजब सा सुकून छा गया। अम्मा ने मुझसे बात करना तकरीबन बंद कर दी। न कोई काम कहती, न पूछती, जैसे मैं घर में मौजूद ही न हूं। दादी भी मुझसे नजरें चुराती। मैंने महसूस किया कि घर में मुझे नजरअंदाज किया जाने लगा है। एक दिन अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, अपना काम खुद देखो। मैंने सर हिला दिया और खामोशी से अपने मामूलात में लग गई। कपड़े धोना, कमरे साफ करना, किचन में मदद करना, सब कुछ बगैर कहे करती रही। मोहल्ले में बात फैल गई कि रिश्ता टल गया है। कुछ औरतें अफसोस करने आई, कुछ ने तंज किया, अब और मुश्किल हो जाएगा। मैं ये सब बातें सुनकर भी खुद को काबू में रखती। एक पड़ोसन ने अम्मा से कहा, लड़की ज्यादा बोलने लगी है। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस खामोशी में भी नाराजगी छुपी हुई थी। अब्बा कभी कभार मुझे देखकर रुक जाते, मगर बात कम करते। शायद वो खुद भी हालात के दबाव में थे। एक दिन मैंने अब्बा के लिए चाय बनाई और उनके पास रख दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, फिक्र न करो। ये अल्फाज मुख्तसर थे, मगर मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। दादी ने एक शाम अम्मा से कहा कि लड़की को ज्यादा आज़ादी मत दो। अम्मा ने बस इतना कहा, अब जो होना था हो गया है। मैंने महसूस किया कि अम्मा के अंदर भी कोई कश्मकश चल रही है। मैंने इस दौरान सिलाई पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। मोहल्ले की एक औरत ने मुझसे कपड़ों की मरम्मत करवाई और पैसे दिए। ये छोटी सी बात मेरे लिए तो आम थी। मुझे लगा मैं कुछ कर सकती हूँ। दिल के अंदर जो बोझ था वो कुछ हल्का हो गया था। अगरचे घर का माहौल सर्द था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून आने लगा। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं हर बार खामोश रहूंगी तो फैसले मेरे बगैर होते रहेंगे। मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुददारी सीखनी होगी। अब मुझे सिर्फ सब्र नहीं, बल्कि अपनी हदें भी पहचाननी थी। मैं जानती थी कि रास्ता लंबा है और घर की फिजा अभी बदलने वाली नहीं, मगर ये पहला मौका था जब मैंने खुद को कमजोर महसूस नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और यही एहसास मुझे अंदर से मजबूत कर रहा था। वक्त गुजरता गया और मैंने घर के कामों के साथ साथ सिलाई सीखना शुरू की। इब्तिदा में अम्मा ने कहा कि ये सब फजूल शौक है, मगर मैं खामोशी से अपना काम करती रही। चंद दिन के बाद जब मैंने एक पुराना जोड़ा ठीक करके पहन लिया तो अम्मा ने कुछ नहीं कहा और बस खामोश हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले की औरतें मेरे पास आने लगी। कोई आस्तीन तंग करवाने आती, कोई दुपट्टा सिलवाने। मैं काम करते हुए ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर सबको काम वक्त पर कर देती थी। दादी ने एक दिन तंज़िया अंदाज में कहा, अब तो दर्जी बन गई है। तो मैंने सर झुकाकर अपना काम जारी रखा और मुझे वाकई अब फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम अम्मा कमरे में आई और बोली, तुम बदल गई हो। मैंने सिलाई मशीन बंद की और कहा, हालात बदलना सिखा देते हैं। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, मगर कोई जवाब ना दिया। उन्हीं दिनों मामू के बेटे का रिश्ता आया। ये बात घर में फैली तो बहस शुरू हो गई। दादी ने फौरन कहा, रंग का मसला फिर आ जाएगा। अम्मा खामोश रही और अब्बा अखबार पढ़ते रहे। मामू के बेटे ने साफ कहा कि मुझे रंग से नहीं, किरदार से मतलब है। ये बात सुनते ही कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। मैं अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी और दिल में एक अजीब सा सुकून था। अब्बा ने खामोशी से सर हिलाया और कहा, बात की जाएगी। अम्मा उलझन में थी और बार बार कह रही थी कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अगले दिन मोहल्ले वालों की बातें फिर से शुरू हो गई। कोई कहता खानदान में बातें होंगी, मगर इस बार अब्बा डट गए। उन्होंने कहा, हमने सब देख लिया है, अब फैसला सोच समझ कर होगा। एक औरत ने आकर अम्मा से कहा, लड़की को ज्यादा सर ना चढ़ाओ। अम्मा ने पहली बार इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने इस दौरान अपना काम जारी रखा। एक औरत ने मुझे बाकायदा कपड़ों का ऑर्डर दे दिया। उसने जाते हुए कहा, तुम्हारा काम साफ है। ये जुमला मेरे लिए बहुत मायने रखता था। दादी ने एक दिन कहा, घर के काम मुतासिर हो रहे हैं। अब्बा ने कहा, सब कुछ वक्त पर हो रहा है। बात वहीं खत्म हो गई। मामू के बेटे के घर वाले एक दिन मिलने आए। मैं चाय देकर वापस आ गई और कमरे में बैठ गई। बातें बाहर हो रही थी,
मगर इस बार लहजा मुख्तलिफ था। दादी ने फिर रंग का जिक्र किया तो मामू के बेटे ने कहा, हमने सब देख लिया है, हमें किसी तब्दीली की जरूरत नहीं। अम्मा खामोशी से बैठी सुनती रही। शाम को मोहल्ले की एक औरत ने आकर कहा, अब्बा मजबूती से खड़े हैं। मैंने बस सर हिला दिया। उस दिन मैंने अम्मा के पास जाकर कहा कि मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार वो मुझे समझने लगी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, जिंदगी आसान नहीं होती। मैंने जवाब दिया, मगर इज्जत के बगैर मुश्किल हो जाती है। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी खामोशी में नरमी थी। अगले दिन अम्मा खुद मेरे पास आई और पूछा, कितने कपड़े सिलने हैं? मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, वक्त पर कर देना। यह पहली बार था कि उन्होंने मेरे काम को संजीदगी से लिया। दादी अब भी कभी कभार तंज कर देती, मगर बात अब्बा बदल देते। मामू के बेटे ने अब्बा से कहा, फैसले की जल्दी नहीं। अब्बा ने कहा, हम तैयार हैं, मगर दबाव में नहीं आएंगे। मोहल्ले में बातें चलती रहीं, मगर घर के अंदर अब वो हलचल नहीं थी जो पहले होती थी। एक दिन अम्मा ने कहा कि अगर ये रिश्ता हो भी गया तो जिम्मेदारियां होंगी। मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से नहीं डरती। अम्मा ने मेरी तरफ देखकर सर हिला दिया। सिलाई के काम से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो मैंने एक डब्बे में रखना शुरू कर दिए। अम्मा ने पूछा कि क्या कर रही हो, तो मैंने कहा, अपने काम का हिसाब। वो मुस्कुरा दी। उस दिन मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता खुद बना ली है। अब्बा शाम को आकर कभी कभी पूछ लेते कि काम कैसा चल रहा है। मैं मुख्तसर जवाब देती और वो मुतमईन हो जाते। मामू के बेटे के रिश्ते पर बात चलती रही, मगर अब उसमें वो तलखी नहीं थी। सबके लहजे बदले हुए थे। मुझे मालूम था कि अभी फैसले बाकी हैं, मगर ये भी जानती थी कि अब मैं वो नहीं रही जो सब कुछ चुपचाप सह ले। वक्त ने मुझे बदल दिया था और ये तब्दीली अब घर के हर फर्द को नजर आ रही थी। दादी नाराज ही नहीं, अक्सर बात बात पर चुप साध लेती थी। अम्मा का रवैया बदलता रहता। कभी वो नरम हो जाती और मेरे काम की तारीफ कर देती, कभी अचानक सख्त होकर कहती कि ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। मैं इन बदलते रवैयों को खामोशी से देखती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन अम्मा ने अचानक पूछा, अगर लोग हंसे? तो मैंने सिलाई मशीन बंद करते हुए कहा, लोग हमेशा हंसते हैं, चाहे हम कुछ करें या ना करें। अम्मा ने गहरी सांस ली और खामोश हो गई। उसी दिन मामू के बेटे ने आकर अब्बा के सामने साफ शर्त रखी कि मेरी बीवी को कमतर ना समझा जाए, न घर में न बाहर। ये बात सुनकर दादी ने मुंह मोड़ लिया, मगर अब्बा ने फौरन कहा, यह शर्त नहीं उसूल है और मैं इसकी हिमायत करता हूँ। इस एक जुमले ने घर की फिजा बदल दी। आहिस्ता आहिस्ता घर में एक खामोश रजामंदी बनने लगी। कोई खुलकर खुशी का इजहार नहीं कर रहा था, मगर मुखालफत भी कम होती जा रही थी। मैंने अम्मा के साथ बैठकर पहली बार शादी की बातें की। कपड़ों के रंग, सादा जेवर और निकाह की तारीख जैसे मौजूआत पर बात हुई। अम्मा कभी रुक जाती और कभी आहिस्ता से बोलती। इस दौरान उन्होंने अचानक कहा, शायद हमने तुम पर जुल्म किया। मैंने उनकी तरफ देखा और कुछ कहे बगैर उनका हाथ थाम लिया। उस लम्हे मुझे लगा कि कितनी बातें लफ्जों के बगैर भी कही जा सकती हैं। दादी ने सब के दौरान खुद को अलग रखा। वो कमरे से बाहर कम आती, अगर आती तो बात किए बगैर वापस चली जाती। मगर अब्बा ने एक शाम सबके सामने कहा, फैसला हो चुका है और अब पीछे हटने की बात नहीं होगी। ये सुनकर दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहल्ले में नई बातें शुरू हो गई। कोई कहता कि अच्छा हुआ, लड़की को इज्जत मिलेगी। कोई कहता कि खानदान में बराबरी नहीं रही। कुछ औरतें तारीफ करने आती और कुछ हसद भरी मुस्कुराहट के साथ देख कर चली गई। मैंने सबके सामने खुद को मजबूत रखा और किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की ने आकर कहा, तुम खुशकिस्मत हो। मैंने बस इतना कहा, किस्मत इंसान खुद बनाता है। वो सुनकर खामोश हो गई। घर में तैयारियों का आगाज हुआ, मगर बहुत सादगी के साथ। अम्मा ने कहा कि शोर शराबा नहीं होगा। मैंने कहा, मुझे भी यही बेहतर लगता है। दादी ने इस पर तंज किया कि अब नखरे भी सादगी के नाम पर होंगे। अब्बा ने बात बदल दी। मामू के बेटे ने एक दिन मुझसे कहा, अगर तुम्हें किसी बात पर एतराज हो तो साफ कहना। मैंने जवाब दिया, मैंने बोलना सीख लिया है। वो मुस्कुरा दिया। अम्मा कभी कभी मुझसे पूछती कि कुछ चाहिए तो नहीं। मैं मुख्तसर जवाब देती और वो मुतमईन हो जाती। उनका लहजा पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। एक शाम अब्बा ने मुझे बुलाकर कहा, जो कुछ हुआ उसने मुझे भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। मैंने सर झुकाकर सुन लिया। इस बात में उनकी नरमी साफ महसूस हो रही थी। मोहल्ले की एक औरत ने आकर अम्मा से कहा, लड़की को ज्यादा आज़ादी मिल गई है। अम्मा ने पहली बार जवाब दिया, इज्जत आज़ादी से ही आती है। मैंने ये बात सुनकर अंदर ही अंदर शुक्र अदा किया। दादी अब भी खुश नहीं थी, मगर उनकी मुखालफत खामोश हो चुकी थी।
वो बस कभी कभी कह देती कि ज़माना बदल गया है। मैंने इस दौरान अपनी सिलाई का काम कम नहीं किया, कुछ ऑर्डर पूरे किए और पैसे अम्मा के हाथ पर रख दिए। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी मेहनत है, खुद रखो। ये जुमला मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मामू के बेटे के घर वालों की तरफ से भी रवैया वाज़ेह था। वो बार बार कहते कि हमें बस किसी नुमाइश की ज़रूरत नहीं, हमें बस सुकून चाहिए। अब्बा इस बात पर मुतमईन थे। घर में अब बहस कम और मशवरा ज़्यादा होने लगा था। मुझे भी कई बातों में शामिल किया जाने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने महसूस किया कि अब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी, न किसी के तंज से घबराती थी। मुझे अपने वजूद की कीमत समझ आ गई थी। यह एहसास कोई एक दिन में नहीं आया था, बल्कि हर उस लम्हे में बना था जब मैंने खामोशी के बजाय खुद को संभालना सीखा। रिश्ता भी रस्मी तौर पर तय होना बाकी था, मगर मेरे अंदर एक यकीन पैदा हो चुका था, अब फैसले मेरे बगैर नहीं होंगे। और यही यकीन मुझे आइंदा दिनों के लिए तैयार कर रहा था। निकाह के दिन मैं आईने के सामने खड़ी थी, मगर इस बार नजरें नहीं चुराई। कमरे में हल्की सी गहमा गहमी थी। अम्मा मेरे बाल संवारते हुए कह रही थी, आज तुम अच्छी लग रही हो। उनके लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो बरसों से सुनने की आदत बन चुकी थी। दादी खामोश कुर्सी पर बैठी थी, न कोई तंज न कोई बात, बस खामोशी। मगर उस खामोशी में भी ये बात बड़ी थी कि उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। अब्बा दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, सीधी रहना। मैंने सर हिला दिया। बाहर सहन में कुर्सियां लग रही थी, मोहल्ले की औरतें आ जा रही थी। कोई कह रही थी सादगी अच्छी है और कोई सरगोशी में कुछ और, मगर आज उनकी बातों की गूंज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। निकाह के वक्त जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने साफ आवाज में कबूल है कहा। उस आवाज में वो लर्जिश नहीं थी जो पहले हर बात में शामिल रहती थी। मामू के बेटे ने निकाह के बाद करीब आकर कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिला दिया, क्योंकि बाज वादे लफ्जों से ज्यादा अमल मांगते हैं। मोहल्ले वालों की नजरें थीं, कोई गौर से देख रहा था, कोई सरसरी, मगर मुझे परवाह नहीं थी। मैं जानती थी कि ये नजरें अब मेरी सिमत तय नहीं करेंगी। अम्मा मेरे पास आकर बैठी और कहा, पानी पी लो। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट मेरे लिए अजनबी नहीं थी, मगर नई जरूर थी। कुछ औरतों ने आकर रस्मी दुआएं दी। एक ने कहा, बेटी अब समझदारी से चलना। मैंने जवाब दिया, जी, और बात खत्म हो गई। अब्बा ने मामू के बेटे से अलग होकर बात की। मैंने बस इतना सुना कि इज्जत का ख्याल रखना। जवाब में उसने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। दादी ने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आसानी करे। ये जुमला छोटा था, मगर बरसों की खामोशी के बाद बहुत बड़ा लग रहा था। रुखसती की तैयारी होने लगी। अम्मा ने मेरा दुपट्टा ठीक किया और आहिस्ता से कहा, घर का ख्याल रखना। मैंने कहा, आप भी। वो लम्हा हमारे बीच एक अनकही बात की तरह ठहर गया। बाहर गाड़ी के पास मोहल्ले की चंद लड़कियां खड़ी थी। एक ने कहा, तुम प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही घर जो कभी अजनबी लगा था अब याद बन चुका था। रास्ते भर मोहल्ले की गलियां पीछे रहती गईं और मुझे यूं लगा जैसे हर मोड़ पर मेरा कोई पुराना खौफ उतरता जा रहा है। मामू के बेटे ने गाड़ी चलाते हुए हल्के से कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो बताना। मैंने मुस्कुराकर कहा, आदत है नई जगहों की। वो हंस दिया और बोला, यहाँ तुम अकेली नहीं हो। नए घर के दरवाजे पर उनकी खाला ने रिवायती अंदाज में पानी का गिलास दिया और कहा, कदम भारी रखना। मैंने सर हिला दिया, मगर दिल में सोचा, अब कदम नहीं, फैसले भारी रखने हैं। अंदर दाखिल होते ही एक बच्ची भागती हुई आई और बोली, भाभी आप वाकई इतनी खामोश हैं जितनी अम्मी क्या नहीं थी। मैं हंस पड़ी और कहा, खामोशी वक्त देखकर बोलती है। सब हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। कमरे में दाखिल हुई तो देखा सादा सा बिस्तर लगा है, एक तरफ छोटी सी अलमारी और खिड़की के पास कुर्सी। मामू के बेटे ने कहा, ज्यादा सामान नहीं रखा, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। मैंने कहा, यही बहुत है। वो बोला, मुझे लगा था शायद तुम कहोगी कि आईना बड़ा होना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, अब आईने से डर नहीं लगता। शाम को चाय पर सब बैठे तो उनकी ताई ने हंसते हुए कहा, हमें तो डर था कि नई बहू बोलेगी ही नहीं। मामू के बेटे ने फौरन कहा, बोलेगी मगर अपनी मर्जी से। मैंने चाय रखते हुए कहा, पहले चाय पी लीजिए, बातें बाद में। सब हंस पड़े। इसी हंसी में मुझे लगा कि यहाँ बातें तंज में नहीं बल्कि हल्केपन में होती हैं। अगले दिन सुबह में जल्दी उठ गई। किचन में जाकर चूल्हा जलाया तो उनकी अम्मी आ गई और बोली, अरे बेटा ये सब क्यों कर रही हो। मैंने कहा, आदत है। वो मुस्कुरा कर बोली, यहाँ सब आदतें बांटी जाती हैं, अकेले नहीं निभाई जाती हैं। नाश्ता बनाते हुए उनकी छोटी बहन ने पूछा, भाभी
आपको सिलाई आती है ना? मैंने कहा हाँ। वो खुश होकर बोली, फिर मेरा स्कूल बैग भी ठीक कर देंगी? मैंने कहा पहले नाश्ता फिर ऑर्डर। इस बात पर सब हंस दिए। दोपहर को पड़ोसन आई और आते ही बोली, हमने सुना है कि आप बड़ी मजबूत हैं। मैंने कहा नहीं, बस जिद्दी हूँ। मामू के बेटे ने फौरन कहा, यही तो मजबूती है। बात सुनकर पड़ोसन ने मानी खेज नजरों से देखा मगर कुछ न बोली। चंद दिन के बाद मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी कि उसकी बेटी का जोड़ा सिलवाना है। मैंने नाप लेते हुए कहा वक्त लगेगा। उसने कहा जल्दी चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा जल्दी के काम में हाथ कांपता है। वो हंस पड़ी और बोली, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उस दिन पहली बार मैंने अपने नए घर में काम के बदले पैसे लिए। मामू के बेटे ने देखकर कहा, ये तुम्हारी कमाई है? मैंने कहा हाँ, और ये मेरी पहचान भी है। उसने सर हिलाया जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। शाम को जब अम्मा का फोन आया तो उन्होंने पूछा, सब ठीक है? मैंने कहा हाँ, और फिर खुद ही बोली, तुम्हारी आवाज बदली बदली लग रही है। मैंने कहा शायद अब सुनने वाले बदल गए हैं। वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक हफ्ते के बाद पहली बार मैं मैके गई। दरवाजे पर कदम रखते ही दादी ने मुझे देखा और नजरें चुरा ली। अम्मा ने आगे बढ़कर गले लगाया और कहा, थक तो नहीं गई? मैंने कहा नहीं, बस सीख रही हूँ। दादी ने तंज करना चाहा मगर अब्बा ने बात बदल दी। वो मुझे देखकर बोले, सीधी लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कोशिश है। मोहल्ले की चंद औरतें जमा हो गई। एक ने कहा, ससुराल में मजे हैं या नहीं? मैंने कहा जहां इज्जत हो वहां मजा खुद बन जाता है। कुछ औरतें चुप हो गईं, कुछ ने बात बदल दी। वापसी पर अम्मा ने मुझे एक डब्बा पकड़ाया और कहा, ये रख लो। मैंने कहा ये क्या है? वो बोली, बस अपना समझ कर रखना। उस डब्बे में मेरे बचपन की चंद चीजें थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि अम्मा ने मुझे रुखसत नहीं, कबूल किया है। नए घर में एक दिन उनके मामू आए और हंसते हुए बोले, कहानियों में बहुएं सास से लड़ती हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। मैंने कहा हम लड़ने नहीं, समझने आए हैं। मामू के बेटे ने कहा, यही तो वजह है कि घर चल रहा है। एक रात बिजली चली गई तो सब सहन में आ बैठे। किसी ने किस्सा छेड़ा, किसी ने हंसी मजाक। मैं खामोश बैठी सब सुनती रही। उनकी अम्मी ने कहा, तुम बोलती नहीं? नहीं। मैंने कहा सुनना भी एक हुनर है। वो बोली, फिर हमें भी सिखाना। उस रात मुझे लगा कि अब मैं सिर्फ बहू नहीं, घर का हिस्सा हूँ। कुछ दिन के बाद मामू के बेटे ने कहा, अगर तुम चाहो तो पढ़ाई जारी रख सकती हो। मैंने चौंक कर कहा, वाकई? उसने कहा हाँ, मैंने कभी तुम्हें सिर्फ घर तक महदूद नहीं देखा। इस बात पर मुझे हंसी भी आई और आंखों में नमी भी। मैंने कहा कि मैं सोचूंगी। उसने जवाब दिया, सोचने का हक अब तुम्हारा है। मोहल्ले की एक लड़की ने आकर कहा, भाभी आपसे बात करनी है। वो रो रही थी और कहने लगी, उसके घर में भी रंग पर बातें होती हैं। मैंने उसे बिठाया और कहा, बात छुपाने से नहीं, समझाने से बदलती है। वो देर तक बैठी रही, जाते हुए बोली, आप जैसी बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, खुद जैसी रहो, बस कमजोर मत बनो। वक्त के साथ मैंने देखा कि मेरा हंसना लौट आया है। वो हंसी जो पहले दब जाती थी अब बातों में, काम में, रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों में निकल आती थी। मामू का बेटा कभी कहता कि आज तुम बहुत बोल रही हो। मैं कहती हूँ अब कोटा पूरा हो रहा है। वो हंस देता। मैंने खुद से वादा निभाना शुरू कर दिया था, न किसी को नीचा दिखाकर, न शोर मचाकर, बस अपने वजूद को जगह देकर। अब मैं जानती थी कि जीत सिर्फ वो नहीं होती जिस पर तालियां बजे। असल जीत वो होती है जिसके बाद कोई लड़की आईने से नजरें न चुराए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।